स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है सीबीएसई की तरफ से फॉर सेशन 2020 टू 21 उसके बारे में। ठीक है, ऐसे एक पीडीएफ तो ऑलमोस्ट आप सबके फ़ोन में होगी, हर किसी के पास क्या है व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र होगी। आज मैं इसको समझा देती हूँ थोड़ा सा कि आपको कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, आपके फाइनल एग्जामिनेशन कैसे होंगे और ये सब कुछ प्रोसीजर है ये कैसे चलेगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है इसके अंदर आपके समझने जैसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये बता रखा है सीबीएसई ने कि जो हमने सिलेबस चेंज किया है उसका पहले मेन एम क्या था और अब जो हमने अलग अलग जो थीम्स बनाए हैं उनका मेन एम क्या है। ठीक है, जो प्रेजेंट सिलेबस डिजाइन किया गया है उसको अलग अलग 7 थीम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ताकि मतलब और उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब तरीके से उसको प्रिपेयर किया गया है ताकि जो कोई भी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट ना हो। ठीक है, और सिलेबस को क्या है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हम इसके अंदर है हमारे क्लास 9th और 10th दोनों क्लासेस का, और आपके साइंस का कोड नंबर होता है बेटा 086। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है, देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर क्या है, जो भी मैं आपको बताऊंगी पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 तक क्या होता है कि उस सिलेबस को कुछ रिड्यूस कर देते हैं, बट 9, 10, 11, 12 में क्या है जो आपका पूरा पूरा करिकुलम होता है, पूरा पूरा सिलेबस होता है, वो आता है आपका एनुअल एग्जामिनेशन में। ठीक है, द एनुअल एग्जामिनेशन विल ऑफ 80 मार्क्स, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, एंड 20 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, और 20 मार्क्स की आपकी क्या होती है, इंटरनल असेसमेंट होती है। ठीक है, अब 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के कैसे मिलेंगे, देखो थर्ड पॉइंट में बता रखा है ये फॉर इंटरनल असेसमेंट। फर्स्ट है देयर विल बी अ पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड इंक्लूड, जैसे आपके जब पहले स्कूल लगते थे तब आपके एफ एग्जाम होते थे। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे क्या है पीरियोडिक एग्जाम होंगे 3। ठीक है, 3 टेस्ट होंगे जब भी आपके स्कूल लगेंगे। उसके बाद एवरेज ऑफ बेस्ट 2 टेस्ट will be taken that have a weightage of 0.5 marks towards the final result। ठीक है, और आपके कोई भी 2 बेस्ट टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे उनके मार्क्स को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और उससे वेटेज दी जाएगी 5 मार्क्स की, किसमें, फाइनल रिजल्ट में। जब इंटरनल असेसमेंट की बात करें 20 मार्क्स की वहां पे। ठीक है, तो 5 नंबर यहां से फिक्स हो गए। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या है, डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज पर नीड ऑफ द क्लास डायनामिक्स एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, आपके शॉर्ट टेस्ट हो सकते हैं, जैसे हम क्लास टेस्ट जिसको बोलते हैं वो हो सकते हैं, ओरल टेस्ट हो सकते हैं, सुनने वाले टेस्ट हो सकते हैं, कोई क्विज कंपटीशन हो सकता है, कॉन्सेप्ट मैप्स हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सकते हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ है कि आपका हो सकता है। मतलब जो भी आपकी क्लास के अंदर जो एक्टिविटी होती है ना, उनमें से कोई भी एक को हम चूज करके उसके बेसिस पे हम आपको क्या है 5 मार्क्स की वेटेज दे सकते हैं टुवर्ड्स द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब आपके 20 नंबर में से आपको 10 नंबर पता चल गए होंगे आपको कैसे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंगेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क शुड बी डन throughout the year and the student maintain record of the same। ठीक है, आपके लेबोरेटरी का जो वर्क है वो पूरे साल होते रहना चाहिए और आपको क्या है एक प्रैक्टिकल फाइल भी मेंटेन करके रखनी है। प्रैक्टिकल असेसमेंट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, देयर विल बी अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टू एड द फाइनल रिजल्ट और प्रैक्टिकल लिस्टेड इन द सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। जो भी आपके आगे सिलेबस के अंदर जो भी प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं वो सब क्या है कंप्लीट हो जाने चाहिए, और इन सब की जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसकी वेटेज कितनी है 5 मार्क्स। ठीक है, इस चीज का क्राइटेरिया होता है वो हर स्कूल टू स्कूल क्या है वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो टू बी प्रिपेयर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है न्यू थिंग है। न्यू थिंग है कैसे, देखो दिस would include class work and other sample of student work and will carry a weightage of 5 marks toward the final result। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या है 2 चैप्टर्स बताए गए हैं आपके सिलेबस में से, उनमें से आपको क्या है एक पोर्टफोलियो तैयार करना है, या उसको क्या कह सकते हैं कुछ असाइनमेंट टाइप प्रिपेयर करना है, ताकि उसके भी क्या है आपको 5 मार्क्स मिल सके। तो आपको पता चल गया आपको इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके थ्योरी के एग्जाम्स की, जो कितने मार्क्स का है 80 मार्क्स का। ओके,
ये देखिए जो आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है क्लास 9th का साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम मार्क्स कितने का होगा 80 का। ठीक है, आपके क्या है पूरे सिलेबस को आपको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, मैटर इन इट्स नेचर दिस इज केमिस्ट्री, ये कितना है 27 मार्क्स का। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड 26 मार्क्स का, दिस इज बायोलॉजी। एंड मोशन फोर्स एंड वर्क दिस इज फिजिक्स, दैट इज ऑफ 27 मार्क्स। ओके, इन तीनों को मिला के टोटल हो गया आपका 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट, तो टोटल हो गया आपका 100 नंबर का पेपर। ओके, ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो क्या क्या है। जो पुराना सिलेबस था उसमें क्या हमें कट करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है 9th क्लास की साइंस की, वो आप अपने पास लेके बैठे और उसके अंदर सबसे स्टार्टिंग में एक इंडेक्स या कंटेंट नाम का टॉपिक होता है जहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, वो निकाल लीजिए आप। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन से चैप्टर को कट कर देना है कि वो हमें नहीं पढ़ना है। और बाय चांस अगर किसी टीचर ने करवा दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी एक छोटा सा कट है वहां पे लगा दीजिए कि हमें फाइनल एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने नोटबुक में भी उस चैप्टर के नोट्स बना रखे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके सारे पेज ही फाड़ दोगे। ठीक है, या उसको कुछ आप छोटा सा कट लगा सकते हो या स्टेपलर कर सकते हो, या आप मतलब टेप से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। पूरी नोटबुक को गंदी करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के साथ। पहले मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा देती हूँ आपका जो है 9th क्लास का। ओके, अगर आपने बुक निकाल ली है तो आपके कुछ इस टाइप से आपको सिलेबस दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस का निशान लगा लो। सेकंड है इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये करना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये सब चैप्टर्स थे आपके केमिस्ट्री के। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमें करना है, नेक्स्ट टिश्यूज पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर 7 है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आप कट कर दीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है आप सिलेबस में। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर क्या है आपका 8 चैप्टर है, मोशन पढ़ना है। 9th है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये भी पढ़ना है। 10th है आपका ग्रेविटेशन भी करना है। 11th है वर्क एंड एनर्जी, ये भी करेंगे। एंड 12th है आपका साउंड, जिसके ऊपर आपको कट लगाना है, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, ये हम पढ़ेंगे अंडर बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 14 एंड 15 दैट इज नेचुरल रिसोर्स एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये आपके फाइनल पेपर में नहीं आएगा, इसका बनाना है आपको पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे आप, इन दोनों चैप्टर में से आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट बनानी है। वो आपको स्कूल के टीचर आपको अपने आप बता देंगे जब बनानी होगी तब। ठीक है, और उसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो इन दोनों चैप्टर को क्या है आपको स्कूल के लिए लर्न नहीं करना है फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, इसका सिर्फ क्या आपको पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये चैप्टर जब करवाने होंगे जब टीचर अपने आप करवा देंगे। तो फिलहाल के लिए भी आप इन दोनों चैप्टर्स पे क्या है कट लगा लो कि हमें ये फाइनल एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब कट वगैरह होने के बाद अब आपके फाइनल बचते हैं केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, फिजिक्स के 4 और बायो के 3 चैप्टर। ठीक है, डन। अब आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। चैप्टर 1 कट करना है, चैप्टर 7, चैप्टर 12, चैप्टर 14 एंड 15। ठीक है, अब देखिए पहले केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट है आपकी मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, दैट इज केमिस्ट्री की बात करें हम यहाँ पे नेचर ऑफ एलिमेंट मैटर के बारे में, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, कोलाइड्स और सस्पेंशन क्या होते हैं। ठीक है, ये बच्चे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाय चांस अगर किसी टीचर को कोई टॉपिक याद ना रहे और वो आपको एक्स्ट्रा काम करवा दे तो आप उनको बता सको कि मैम हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही था, तो आप हमें इतना ही करवाओ। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशन ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स, यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, उनके वैलेंसी के बारे में, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट है आपकी बायोलॉजी, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, दिस इज यूनिट सेकंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये मैंने इसकी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो बना भी रखी है और मैंने इसके अंदर यही टॉपिक कवर किए हैं, इसमें से ना कुछ कम किया हुआ है ना कुछ ज्यादा किया हुआ है। दैट इज सेल, अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेली और सेल इंक्लूजन के अंदर ये सब आगे वाले पार्टिकल जो आपके पार्ट्स हैं ये इंक्लूडेड हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स के बेसिक स्ट्रक्चर और नंबर, ठीक है, ये सब हमने पहले से पढ़ा हुआ। ओके, नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू वाली यूनिट भी हमने कर ली थी और हमने इतना ही किया जितना इसके सिलेबस में बता रखा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स, हमने एनिमल्स में 4 ही पढ़े हैं, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और नर्वस, है ना, यही 4 हमने पढ़े थे, तो वही आपके सिलेबस में है। और प्लांट के अंदर क्या है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। इसके आगे 2 टाइप कौन से थे, मेरिस्टेमेटिक के आगे 3 टाइप है, एपिकल, इंटरगैलरी और लेटरल, और आपके परमानेंट के 2 है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और उनके आगे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तब आपका बायो में रहता है सिर्फ एक चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। हेल्थ एंड डिजीजेस में क्या पढ़ेंगे, हेल्थ क्या होता है, वो फेलियर, उसकी फेलियर कैसे होती है, अभी हम बीमार कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या हो जाती है, देयर कॉज एंड मैनिफेस्टेशन, उनके कॉज मतलब कारण और मैनिफेस्टेशन मतलब उनके बचाव के उपाय, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब, से कौन कौन से डिजीज होते हैं, जैसे वायरस से, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से, 3 ही पढ़ने हमें, एंड देयर प्रिवेंशन, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, की कोई चीज का इलाज बनाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं या उससे बचने के लिए उसके पीछे प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस पोलियो प्रोग्राम, PPP, ठीक है, हमें सिर्फ ये एक चैप्टर और पढ़ना है इस चैनल के ऊपर, आपके सिलेबस फिर बायो का खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारी थीम मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, ये यूनिट 3 है, दैट इज फिजिक्स की है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसके अंदर आप पढ़ोगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस क्या होते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एलिमेंट्री आइडिया का मतलब होता है बेटा आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, कि उस टॉपिक के डिटेल में नहीं जाना है। बहुत बार ये ऐसे लिखा आता है ना, ब्रैकेट में भी लिख देते हैं कई बार कि उसका एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। एलिमेंट्री आइडिया मतलब उसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशंस क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्सेस क्या है, इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या है, इनर्शिया एंड मास क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या है, दोनों चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक है उसको सिर्फ आपको एलिमेंट्री आइडिया ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, इसके अंदर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ मतलब ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मास एंड वेट क्या है, और फ्री फॉल क्या है। ओके, नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। ओके, नेक्स्ट है अब आगे ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, मैंने अभी आपको बताया था ना पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है 2 चैप्टर्स का, वो कौन सी है, यूनिट 4 के अंदर से। 4 यूनिट का क्या हेडिंग दिया है उन्होंने, थीम क्या है उसकी, नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज बैलेंस इन नेचर, ठीक है, और इसका टॉपिक क्या है यूनिट का, आवर एनवायरमेंट। इसके अंदर क्या है आपका फिजिकल रिसोर्स, एयर, वाटर, सॉइल, ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट is soil, air for respiration, for combustion, for moderating temperature, movement of air and its role in bringing rain across India, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन का सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की क्या होते हैं, ये आपने शायद पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ाते हैं बच्चों पॉल्यूशन के बारे में, तो होल्स इन ओजोन लेयर एंड द पोर्टेबल डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़नी हमें इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ वाटर साइकिल, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, बिकॉज ये चैप्टर बेटा बहुत बड़ा है अगर हम पढ़ने लगे तो, बस इसको सिलेबस को रिड्यूस करके क्या कर दिया, सिर्फ 4 साइकिल्स पढ़नी है आपको, दैट इज वाटर साइकिल, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी का इनमें से कोई भी टॉपिक पे आप एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यही बात ऊपर लिखी हुई है, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था एक डिटेल डिस्कशन अबाउट क्लास 9th, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लास 10th के बारे में।
बच्चे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस थी फर्स्ट पेज पे वो सबके लिए सेम थी, चाहे वो क्लास 9th हो चाहे वो क्लास 10th हो। मतलब आपका भी फाइनल पेपर है 80 मार्क्स का आएगा और उसमें 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है, और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे जाएंगे वो मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा है फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। ओके, सबसे पहले आपकी केमिस्ट्री 26 मार्क्स की, देन बायो लिविंग वर्ल्ड 23 मार्क्स की, नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये दोनों फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन है कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट का टॉपिक है वो शायद पेपर में भी आएगा, तभी उन्होंने क्या कर रखा है, इसको कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों चैप्टर कर लेंगे और हम उनको लर्न भी कर लेंगे पोर्टफोलियो बनाने के साथ साथ, कि बाय चांस अगर आपके पेपर के अंदर आए और वो आपके 5 मार्क्स का टॉपिक होगा, कोई छोटी बात नहीं है। जिन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 लेने होते हैं तो उन बच्चों के लिए क्या है, हाफ मार्क्स भी मैटर करता है। और यहाँ तो क्या है 5 नंबर की बात है, तो क्या करेंगे हम उन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, या सीबीएसई की तरफ से कोई और गाइडलाइन आती है तो उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आई थिंक आपको टोटल होगा आपका 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स का आपकी इंटरनल असेसमेंट और ग्रैंड टोटल हो गया आपका 100, ठीक है। तो इसके अंदर पहले आप अपना सिलेबस निकालो। दिस इज सिलेबस ऑफ क्लास 10th साइंस, ठीक है। इसके अंदर आपकी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं 1 to 5 कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, केमिस्ट्री आपकी एज इट इज आ रही है। बस इसके अंदर से क्या है, कुछ टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं इन चैप्टर के अंदर से, ठीक है। टॉपिक्स कौन कौन से कैसे कम किए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम बायो की। बायो का 6 चैप्टर आ रहा है, लाइव प्रोसेस, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पूरा पूरा कट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये पूरा पूरा आएगा। चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर से क्या क्या बेटा, इवोल्यूशन वाला पार्ट सारा डिलीट कर दिया, दैट इज हमें सिर्फ कहाँ है, हेरिडिटी तक पढ़ना है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाफ को क्रॉस कर दो, दैट इज इवोल्यूशन वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर आपका 11th चैप्टर दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। इसको आपको रिड्यूस कर दिया गया है, ये आपके सिलेबस में अब नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट चैप्टर 14 दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी आपका सिलेबस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके चैप्टर 15 और 16 वही अवर एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इन दोनों का आपको इंटरनल असेसमेंट में आएगा, ये 5 मार्क्स की। इसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, प्लस हम इसको याद भी करेंगे क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर में क्या इसकी वेटेज 5 मार्क्स दी भी। ओके, तो इतना सब कुछ होने के बाद आपका जो सिलेबस लास्ट में बचता है वो है केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स करने हैं, फिजिक्स के 3 और बायो के 2.5, ठीक है। इन दोनों को एक्सक्लूड करने के बाद, इन दोनों को निकालने के बाद, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4.5 चैप्टर। ओके, तो देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपका फर्स्ट थीम है दैट इज मटेरियल्स, मतलब हम यहाँ केमिस्ट्री की बात करेंगे। यूनिट 1 दैट इज केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर क्या करना है, देखो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको पढ़नी है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इम्प्लीकेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की इम्प्लीकेशन मतलब उसको कहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं, कंबशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ तक करना है आपको ये चैप्टर। नेक्स्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है, डेफिनेशन करनी है इन द टर्म ऑफ फ्लरिशिंग H आयंस एंड OH नेगेटिव, ठीक है, कि एसिड बेस और सोल्ट क्या क्या होते हैं, कि उनको हाइड्रोजन आयन वो रिलीज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, डोनर है, क्या करते क्या नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग क्या उनकी डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट आगे जनरल प्रॉपर्टीज याद करनी है एसिड बेस और सॉल्ट की, उनके यूज करने हैं, उनके एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, ठीक है, कि पीएच स्केल क्या होता है। इसमें देखो डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, कि लॉगरिथम से रिलेटेड कोई डेफिनेशन है तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे करने की। ओके, इंपॉर्टेंस है पीएच इन एवरीडे लाइफ की, पीएच हमारे लिए क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड यूज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर से जरूर क्वेश्चन आता है। दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का करना है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या यूज है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिर्फ यहाँ तक करना है आपको चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें क्या क्या करना है,
प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी करनी है, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज करनी है, एंड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यहां तक करना है हमें चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन कंपाउंड्स। इसमें क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड टॉपिक करना है, एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की जितने भी एलिमेंट है उन सबको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के सबसे पहले स्टार्टिंग में लोगों ने क्या क्या अटेम्प्ट किए, उसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप, डोबरनियर-ट्रेट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी की जो आपकी प्रॉपर्टीज है, जैसे रिएक्टिविटी की है, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म करने की सॉलिबिलिटी की है, चाहे वो रिएक्शंस के हैं, किसी भी तरीके की केमिकल उनकी प्रॉपर्टी है, वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं ग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वैलेंसी, क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। यहां तक सिर्फ आपका ये सिलेबस है 10th क्लास का केमिस्ट्री का, ओके। आपके चैप्टर रिड्यूस नहीं किए गए हैं, चैप्टर के अंदर से जो कंटेंट है ये रिड्यूस किया गया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारी सेकंड थीम, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। दिस इज सेकंड यूनिट, दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस, वो सेम टू सेम है सारा डिटेल में। दिस लिविंग बीइंग क्या होते हैं हमने स्टार्टिंग में वही पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीशन, किसके अंदर, प्लांट्स में और एनिमल्स में, हमने क्या है दोनों के अंदर पढ़ लिया है। ये चैप्टर की वीडियो क्या है इस चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, अगर आप दोबारा से देखना चाहें तो। उसके बाद जो आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको कर दिया गया है डिलीट आपके सिलेबस से, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट करना है हमें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उसकी नीड क्या है, और मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स क्या होते हैं, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे अंडर हेडिंग, अंडर लेसन, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर हमें ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा लेसन, दैट इज हेरिडिटी। मैंने कहा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है चैप्टर का नाम, और इवोल्यूशन वाला टॉपिक पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, हेरिडिटी क्या होता है, मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। मेंडल्स ने लॉ दिए हुए वो पढ़ना है इसके अंदर। फिर पढ़ेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसका भी छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सिर्फ यहां तक इतना सिलेबस है आपका बायोलॉजी में, ओके। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स को उन्होंने दो थीम्स के अंदर डिवाइड किया, दैट इज नेचुरल फिनोमिना एंड हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना के अंदर आपकी जो थर्ड यूनिट है उसका नाम भी नेचुरल फिनोमिना ही दिया हुआ है। इसके अंदर आपको चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला पूरा पढ़ना है बेटा, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये शायद स्टार्टिंग में बताते हैं आपको पूरा, ठीक है। देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जो मिरर फॉर्मूला है ये सिर्फ आपको याद करना है, 1/v - 1/u 1/f वाला, वो वाला, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये सही है या गलत, मैंने बहुत टाइम पहले फिजिक्स पढ़ी थी, ठीक है। तो मिरर जो आपका फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ओके। आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, ना ही आपको डेरिवेशन करनी सीखनी, इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, इसके अंदर भी डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ अ लेंस। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिप्रेशन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। ये आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया, दैट इज नेचुरल फिनोमेना। नेक्स्ट है थीम हमारी हाउ थिंग्स वर्क, थिंग्स कैसे काम करती हैं, जो चीजें हैं वो, इसके अंदर इसको डाला गया है यूनिट 4 के अंदर, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVIR, ठीक है। इन सब के बीच में क्या रिलेशन है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइन क्या होती है, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
to a current carrying conductor, field due to current carrying coiled or solenoid, force on current carrying conductor, Fleming left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current और Fleming right hand rule। ठीक है, यहाँ तक का आपका सिलेबस है बच्चों फिजिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 5। ठीक है, इसमें है अवर एनवायरमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके साथ ही है आपका आगे ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसकी वीडियो इस चैनल पे भी अवेलेबल है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या है, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जस्टिशियस क्या होता है कि किसी चीज सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल और जस्टिशियस एक ही बात है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या होता है, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन कैसे करनी चाहिए, एग्जांपल्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन हमने पढ़ लिया था, डैम के बारे में पढ़ा है, उनके एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़ ली है, अल्टरनेटिव इफ एनी। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ लिया था, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये सब हम क्या इस चैप्टर के अंदर हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ओके, That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.